नमस्कार दोस्तों, आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चोट लगने या फिर गम्स की बीमारी, मसूड़ों की बीमारी की वजह से कोई इंसान अपने दांतों को खो बैठता है तो ऐसे में डेंचर ही एक ऐसा विकल्प है जिससे फिर से आप उस व्यक्ति की न केवल स्माइल को वापस लाया जा सकता है बल्कि उसके बोलने खाने की क्षमता में भी सुधार किया जा सकता है। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के फॉर्मर डायरेक्टर और प्रिंसिपल डॉक्टर महेश वर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारी दूसरी मेहमान हैं मिसेस बिमला। बिमला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे तीसरे मेहमान जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप हैं वर्ल्ड फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर शंकर अय्यर। आई वेलकम यू डॉक्टर साहब इन अवर प्रोग्राम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू डॉक्टर महेश वर्मा सर। सर, अगर हम बात करें, अक्सर होता ये है कि हम बच्चों के जो दूध के दांत हैं उसके बारे में हम हर कोई जानता है, हम स्थायी दांतों के बारे में भी जानते हैं, और इसके अलावा तीसरा दांत या थर्ड डेंटिशन क्या होता है डॉक्टर साहब, और तीसरा दांत कितने प्रकार का होता है वो भी हमें बताएं। देखिए, इसे हम मैन मेड डेंटिशन कहेंगे जी, क्योंकि जो पहला और दूसरा जो डेंटिशन है वो तो भगवान ने दिया है जी, और किसी कारणवश जी, जैसा आपने अभी बताया, चोट लगने की वजह से या कोई दंत क्षय की वजह से या कोई गम्स की, मसूड़ों की बीमारी की वजह से जब दांत खोने पड़ते हैं जी, तो फिर वो डेंटिस्ट जो डेंटिशन बनाता है उसे हम अच्छा, हल्के में कहते हैं थर्ड डेंटिशन। अच्छा, हल्के में जी। तो ये आज ये जो कृत्रिम दांतों की जो प्रचलन है हाँ, वो बहुत पुराना है। अच्छा, ये अभी से नहीं है, सदियों पुराना है। अच्छा, क्योंकि भगवान आदमी की चेष्टा रही है कि दांत खोने के बाद वो सुंदर भी लगे और खाने में उसे खाने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो ओवर द ईयर्स जो ये कृत्रिम दांत हैं इसके भी कई प्रकार जो है बदल गए। बिल्कुल। सबसे पहले हम निकालने लगाने वाले कृत्रिम दांत लगाते थे जिसे हम कहते थे कृत्रिम रिमूवेबल डेंचर। रिमूवेबल, वो पूर्ण दांत भी होते थे, यानी पूरे दांत जिनके निकले गए हैं, या कुछ जो है आंशिक दांत या जो पार्शियल डेंचर वो थे। बट धीरे धीरे तकनीकी की वजह से और बहुत सारी रिसर्च की वजह से अब एक नया जो प्रक्रिया आई है उसे इम्प्लांट्स कहते हैं, डेंटल इम्प्लांट। तो अब इसका भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है और आपने देखा होगा आम मरीज को आज डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में काफी ज्ञान है। बिल्कुल। तो ये जो इनके प्रकार हैं वो 2-3 टाइप के हैं। एक तो रिमूवेबल डेंचर जो पेशेंट जो है खुद निकाल के फिर वापस लगा सकता है, और उसकी दिक्कत ये होती है कि वो टिश्यूज या हड्डी के ऊपर बैठता है तो हिलता रहता है, और जब खाना खाते हैं तो थोड़ा सा सरक जाता है और उसके नीचे खाना भी जा सकता है, और हर आदमी कंफर्ट चाहता है। तो इसको ठीक करने के लिए फिर फिक्स दांत आए। पुराने जमाने में जो फिक्स दांत लगाते थे उसे हम ब्रिजेस कहते थे। तो आसपास के दांत को घिस के उसमें एक जैसे ब्रिज बनाते हैं, पिलर पे जैसे ब्रिज लगाते हैं उस तरह से हम ब्रिज बनाते थे। बट आज क्या हुआ कि वो ब्रिज भी उसके लिए दांत घिसने पड़ते हैं। फिर आए इम्प्लांट्स आए कि जो हड्डी के अंदर हम एक स्क्रू नुमा जो इम्प्लांट है लगा देते हैं जो हड्डी से जुड़ जाता है, और उसके ऊपर फिर हम दांत लगाते हैं। तो ये जो इम्प्लांट है इसके भी 2-3 तरीके हैं। फिक्स्ड इम्प्लांट भी हो सकते हैं और रिमूवेबल इम्प्लांट भी हो सकता है, हाइब्रिड। यानी उसको पकड़ने के लिए तो आपने इम्प्लांट लगाया, बट वो जो डेंचर है उसको हम निकाल सकते हैं, साफ करके फिर लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा भी है। तो ये एक धारणा है कि जो इम्प्लांट है वो फिक्स ही हो सकता है। अभी तक तो हमें यही पता था। हाँ, तो इम्प्लांट सिर्फ एक जो डेंचर है उसको पकड़ के लिए है, ताकि उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो और मरीज को दिक्कत ना आए। बट वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं, उसमें फिक्स दांत जो मरीज नहीं निकाल सकता, जैसे हमारे नेचुरल दांत है वैसे हो सकते हैं, या फिर
ऐसे भी हो सकता है जिसमें मरीज निकाल सकते। बिल्कुल। तो ये 2-3 प्रकार के बिल्कुल थर्ड डेंटिशन। बिल्कुल बिल्कुल। Dr. Shankar Iyer, we would like to ask you questions since you are based in US, sir. So because you have done lot of work for worldwide in the field of dentistry, my question to you, sir, I will ask you in Hindi, but I think हिंदी में आंसर देने में आपको दिक्कत होगी, तो मैं डॉक्टर महेश वर्मा सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको किसी तरीके से पूरा करेंगे। सर, हाल के सालों में अगर हम डेंटल इम्प्लांट कुछ हद तक एक फैशन, एक फैड बन गए हैं। इंटरनेट पे कहा गया ही परमानेंट होते हैं, और डेंटल इम्प्लांट एक्चुअली में क्या हैं, जैसे कि अभी हमें काफ़ी अच्छे से डॉक्टर महेश वर्मा सर ने बताया अभी, और क्या डेंटल इम्प्लांट एक्चुअली परमानेंट होते हैं? प्लीज टेल अस अबाउट दिस। या शंकर, we want to know whether implants are permanent. Are they truly permanent? Because we always think कि हम सोचते हैं, हम मरीज सोचते हैं कि इम्प्लांट लगा लिए तो फिर this is for lifelong. Right. So the question is, are they really lifelong? Yeah, exactly. Misconception. There is nothing such as permanency. Like everything else, it is after all an artificial replacement. So just like the heart valve, just like the hip replacements, they have a lifespan. And the lifespan directly related to how we function, the patient's health issues, the kind of stress factors, the materials. So the longer they are in the mouth, the greater they are susceptible to fractures and failures. So it is not permanent, but it's a very good substitute to replace missing teeth, not to replace teeth. Okay. वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब नेचुरल है उसका तो कोई सानी है नहीं, फिर भी इसकी एक पूरा प्रयास रहता है कि आदमी को दांतों के तरीके से वो काम कर सके। नहीं, देखिए, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। शरीर में कोई भी चीज परमानेंट नहीं, हर चीज का एक मियाद है, एक समय सीमा है ना। इम्प्लांट्स को ये कहना कि ये बिल्कुल अब लग गए तो आप सारी जिंदगी भूल, ऐसा नहीं है। उनको भी मेंटेनेंस चाहिए, उनको भी लुक आफ्टर चाहिए, और उनकी भी एक मियाद सीमा है, उनकी भी एक लाइफ है। ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे। डॉक्टर साहब, हमारे बीच बिमला जी भी मौजूद हैं, जो कि खुद एक डेंचर की उपभोक्ता है, उसको यूज़ कर रही हैं। तो मैम, आप अपना अनुभव हमसे बताएं कि ये दिक्कत आपको कैसे आई। मैडम, मैं जब छोटी बच्ची थी, मैं 6 साल की करीब, तो मैं पापा जी को मैं अपने बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। खाना भी मैं उनको जो वो खाएंगे उसी थाली में मैं खाना खाती थी। अच्छा। तब इससे मुझे ना ये पायरिया हो गया। डॉक्टर साहब, ये बिकॉज ये बड़ी आम समस्या है, जैसे कि मैडम ने बताया कि जो पायरिया की दिक्कत, हम देखे भारतीयों में कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि उनके दांतों में पायरिया की दिक्कत भी है। तो ये पीरियोडोंटाइटिस, शायद इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये एक शरीर में आता है और किस तरीके से एक इंसानी से बच सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये शुरू से ही जो एक इंसान का रवैया दांतों के प्रति बड़ा ढुलमुल रहा है, उदासीन टाइप। हाँ, उदासीन, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि दांतों की बीमारी से तो हम सोचते हैं कि जिंदगी तो जाएगी नहीं, तो हम थोड़ा सा उनकी प्रति जो है हमारा केयरलेस हो जाते हैं। होता क्या है कि कोई भी जो दांतों की बीमारी बचपन से शुरू हो सकती है, वो धीरे धीरे पनपती रहती है, वो बढ़ती है, और यहां तक सिचुएशन आ जाती है कि हमें दांत खोने पड़ते हैं। और ये शुरू की अवस्था में इन दांतों की बीमारियों के बारे में इंसान अनभिज्ञ होता है, उसको पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो पेनलेस है, उसका कोई सिम्टम्स नहीं है। उसके बारे में जब तक आप डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप सोचते हो भले चंगे हैं। होता क्यों है? क्योंकि हम अच्छी तरह से हम माउथ की जो सफाई है वो कर नहीं पाते हैं, हाइजीन नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे, अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर हम नहाए नहीं हर रोज, नहाए नहीं और साबुन या मल के हम नहाए नहीं, तो 2-4 महीने में क्या होगा, हमारी चमड़ी को क्या होगा, हमें क्या होगा, हम दूषित हो जाएंगे, हमें बीमारी लग सकेगी, हमारी फंगस हो जाएगी। तो यही दांतों के साथ होता है। और दांत सिर्फ देखिए, हम जब हम बात करते हैं तो सिर्फ दांत नहीं, दांत के साथ मसूड़े भी हैं, उसमें जीभ भी है, उसमें तालू भी है, उसमें पूरा जो है मुख है। जो देखिए, जो मुख द्वार है वो सुख द्वार है। जब आप उससे जो भी चीज खाते हैं,
अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आप सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या उपयोगिता है हमारे जो चेहरे की, हमारे मुंह की, और जो सुख द्वार वाला आपने शब्द इस्तेमाल किया वो निसंदेह उस बात सच है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर अय्यर सर आपका रुख करेंगे सर। एक्चुअली सर basically are these limitations related to food selection the patient experience with implants? It's a very good question. You know, natural teeth, they have nerves. So when you eat something hard, your teeth tell you you're biting too hard. Right. Whereas with implants, you cannot tell how hard you're biting. Right. So we should be careful because there is no biofeedback. There is no proprioception, there are no nerves. So people will inadvertently bite too hard and sometimes the teeth will break, the artificial teeth might break. Okay. It also causes overload. So as a result of which, the implant can sometimes fracture, implants can sometimes lose bone. So we have to be careful. Just because it is a replacement doesn't mean that you can do whatever you want. Right. So there are some limitations in how we maintain them, how we treat them, and how we chew with them. And you can get a great quality of life with the replacement that we are giving implants. Right. Very nicely told by हाँ बिल्कुल। Dr. देखिए Iyer. कि मरीज सोचता है कि उतने महंगे दांत लगाए हैं, अब मैं उससे कुछ भी कर सकता हूँ। तो मर्सिडीज और BMW का भी तो एक्सीडेंट होता है ना, है ना? तो ऐसा नहीं, उसको भी हमें मेंटेन करना है और उसके भी हमें उसकी भी देखभाल करनी है। डॉक्टर अय्यर ने बताया कि अगर आप ओवरलोड करेंगे तो ढीले हो जाएंगे, बोन लॉस होगा, दांत टूट जाएंगे, तो उसको भी हमें बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल जो हिदायत हमारे डॉक्टर साहब दें उसका पालन करें, ताकि जो मेंटेनेंस तो गाड़ी भी मांगती है डॉक्टर साहब, इवन जो हम जो स्पेक्स यूज कर रहे हैं वो भी मेंटेनेंस तो हर चीज की जरूरत पड़ती है। मैम आपका रुख करेंगे, किस तरह की दिक्कतें, आप एक डेंचर की यूजर हैं तो किस तरह की दिक्कतें आपको रोजमर्रा में आती? जैसा कि अभी बातचीत में आपने बताया कि कई चीजें मैडम को घिस के खानी पड़ती है। हाँ, कुछ जैसे कि बादाम है, बादाम वगैरह, तो बादाम थोड़ा हार्ड होते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बादाम हार्ड होते हैं ना, क्योंकि तो किस तरीके से जो डेंचर लगाने वाले मरीज हैं किस तरीके से ये प्रॉपर्ली च्यू कर सके, चबा सके? इनको भी एक इच्छा होती होगी कि आम इंसान की तरह हम भी उसको, गाजर है या सपोज मूली है या इस तरह की चीजें। ये देखिए हर चीज की एक सीमा है ना। अब चश्मा लगा के हम बारिश में जाएं तो चश्मे की लिमिटेशन, बिल्कुल है ना। तो उसी तरह से जो कृत्रिम दांत है उसकी भी एक लिमिटेशन है। बट ऐसा नहीं, अगर कोई दांत की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर सकते हैं, यू नो। अगर आपको सोरनेस है, आपको पेन हो रहा है, आपको गैगिंग हो रही है, आपको और कोई इशू है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जब दांत पूरे घिस जाते हैं, देखिए आपने देखा होगा जो हमारे नेचुरल दांत है उसके जो चबाने की सतह है वो फ्लैट नहीं है जी, उसमें एलिवेशन और डिप्रेशन है। वो जैसे हम चक्की पीसते हैं तो चक्की में जब हम चक्की में दांत बनाते हैं ना तभी वो पिसती है, अगर बिल्कुल फ्लैट होगी तो नहीं पिसती। तो कई बार जब दांत पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उनका फ्लैट सरफेस फ्लैट हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में वो चबाने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा यह है कि कई बार खाने में दिक्कत आती है, तो मरीज सीख लेता है कि क्योंकि एक तरफ खाएंगे तो दूसरी तरफ से दांत जो है उड़ जाते हैं, तो मरीज दोनों तरफ खाता है, साइमल्टेनियसली खाता है ताकि जो है रहे। उसके अलावा कुछ इस तरह के फूड हैं जैसे स्टिकी फूड है, चिपचिपे फूड है, या बहुत ही हार्ड फूड है, वो चबाने में दिक्कत आती है, ये लिमिटेशन है। बट फिर भी उसको मरीज जो है उसको काट के उसके छोटे टुकड़े करके या उसको कुतरन करके या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके खा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मरीज ये ऐसा फूड खाता है जिसके छोटे बीज होते हैं, जैसे तिल है या फिर भुट्टा है, वो क्या है वो डेंचर के नीचे चले जाते हैं, है ना। तो वो भी एक लिमिटेशन है। तो खाना खाने के बाद तुरंत उसको साफ करें और फिर उसको पहने ताकि उससे जो सोरनेस है या पेन है या दर्द है वो ना हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर यहीं पे एक सवाल ये भी उठता है कि अभी आपने बताया जो मुख्य द्वार है वो सुख द्वार है। डॉक्टर साहब कैंसर का भी कई बार जो केसेस हैं वो आप एक डेंटिस्ट या हमारे जो डेंटल सर्जन है वो पता लगा लेते हैं मुंह का एग्जामिन करके उसके परीक्षण करके। डॉक्टर साहब कई बार हमारी अपनी जो दांत हैं
वो भी हमारे जीभ को काट देती है। जी। तो डॉक्टर साहब, इससे कैंसर होने का ये भी बड़ा आम सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। एक कैंसर के बारे में मैं बात बताऊंगा, ये जो आपने बताया मैं शेयर करना चाहूंगा। कई बार हमारे दांत जो है जब टूट फूट जाते हैं तो नुकीले हो जाते हैं जी। उससे क्या हुआ कि जो हमारा गाल है, हमारे टिश्यू है, उनको काटता रहता है। और कोई भी चीज, कैंसर का एक कारण ये भी होता है जब कई सदियों तक कोई चीज को इरिटेट होता रहता है तो वो कैंसर में बदल जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, टिश्यू का रिएक्शन है। तो ऐसे केस में जब आपका नुकीला दांत हो, शार्पन कर रहा हो, आपके गाल काट रहा हो, तो उसको तुरंत उसके पास डॉक्टर के पास जाकर ठीक करना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि कैंसर जो है आज एक बहुत बड़ा इशू बन के आया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइफस्टाइल है, बहुत सी हम व्यसन करते हैं, हम टोबैको है, अल्कोहल है, बहुत सारी चीजें हैं विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू कैंसर। बट कई बार जो माउथ में कैंसर है, कैंसर होने से पहले एक प्री कैंसर स्टेज होती है। ये चकत्ते हैं, जैसे व्हाइट स्पॉट्स हैं, रेड स्पॉट्स हैं, या कोई टिश्यू जो है वो हट रहा है, इरोजिव है, इस तरह की बहुत सारी जिसको डॉक्टर देख के पहचान सकते हैं। कई बार आपने देखो सफेद टिश्यू जो है उसका रंग सफेद हो जाता है। कई बार ना जीभ का भी रंग भी लोगों के सफेद रहता है। इसकी क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? नहीं, वो फंगल इन्फेक्शन, वो भी देखते हैं कि अगर फंगल है तो उसमें अगर हम स्क्रैप करेंगे तो स्क्रैप हो जाएगा। अच्छा। अगर फंगल नहीं है तो टिश्यू जो है अगर वो स्क्रैप नहीं हुआ तो टिश्यू सफेद हुआ है। अच्छा। और उसका कारण है केराटोसिस है, उसमें इरिटेशन है, या वो उसके चांसेस है कि वो कैंसर में बदल सकता है। अच्छा। तो यही छोटी-छोटी बातें, हाँ, यही छोटी-छोटी बातें हैं, कई बार हम निग्लेक्ट करते हैं। जी। और वही फिर बाद में जाके बहुत सीरियस महामारी का रूप ले लेती है। डॉक्टर आइए सर, वी वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। Sir, we again reach out to you regarding implants. Are implant the best treatment option, or are they not possible, not well advised in few cases? Yeah, I would say implants would be the best option. There are several options. There are removable options with dentures. There's also fixed options with bridges and also implants. So just like how if you were a cancer surgeon, you have an option for surgery, you have an option for chemo, you have an option for radiation. They're all good options. But then what is ideal for the patient? Sometimes the patient may have had uncontrolled diabetes, may have had osteoporosis. So all those conditions may not, it may not be possible to do implants in those cases. So we should be careful about case selections. So we cannot down a removable option as an inferior option. For some patients, removal is the best option. For some patients, if their health is good, if everything is good, then those patients are ideal candidates for implants. बिल्कुल सर, थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि हर पेशेंट में इम्प्लांट नहीं लग सकता। तो इम्प्लांट लगाने वाले पेशेंट की सिलेक्शन होगी। इसकी बोन सही है, टिश्यू सही है, क्वालिटी सही है, इसमें इम्प्लांट लग सकता है। बहुत सारे केसेस में रिमूवेबल ऑप्शन बहुत अच्छा है। अच्छा। मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा चोट लगी, और चोट लगी तो हड्डी का हिस्सा भी चोट के साथ चला गया। अब वो उस गैप को एक ब्रिज भर सकता है, एक रिमूवेबल डेंचर भर सकता है, वो इम्प्लांट नहीं भर सकता। उसके लिए ग्राफ्ट चाहिए, पहले बहुत बड़ा ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा, फिर इम्प्लांट लगाना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा। और कई बार ग्राफ्ट की भी लिमिटेशन है। हर जगह आप बहुत बड़ा ग्राफ्ट नहीं लगा सकते, बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। तो डॉक्टर शंकर अय्यर ने बिल्कुल उपयुक्त कहा है कि बेस्ट ऑप्शंस है, बट फिर भी हमें केस सिलेक्शन करना होगा कि किस में रिमूवेबल ऑप्शन बढ़िया है, किस में ब्रिज ऑप्शन बढ़िया है, और किस में इम्प्लांट बढ़िया है, और इम्प्लांट भी किस तरह का बढ़िया है। रिमूवेबल इम्प्लांट लगाना है, नहीं इम्प्लांट के साथ रिमूवेबल डेंचर लगाना है, या फिक्स डेंचर लगाना है। ये सारा जो है ऑप्शन जो है पेशेंट सिलेक्शन। बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा है वो डॉक्टर जब उसका एग्जामिन करेगा, आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पे, किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, और हमें उसको मान के ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। सर यहीं पे एक जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार जो रिमूवेबल डेंचर्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं डॉक्टर साहब,
तो ऐसे मरीज किस तरीके से अपने एक नॉर्मल उसको ढीले होने से रोक सकते हैं और आराम से अपना जो भोजन है वो कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब डेंचर हम डिलीवर करते हैं उस टाइम तो वो ठीक होते हैं या फेयरली अच्छे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं वक्त के साथ। वक्त के साथ। उसका कारण है क्योंकि जो हमारी हड्डी है, जो कृत्रिम दांत को पकड़े हुए है, उस पे जब बोझ पड़ता है तो वो घुलने लगती है। अब जब हड्डी घुलने लगती है, आपने देखा होगा जब हमारा फ्रैक्चर होता है और हम प्लास्टर लगाते हैं, 1 महीने बाद जब हम प्लास्टर उतारते हैं तो हड्डी जो है घुल गई होती है। बिल्कुल डॉक्टर है ना, वो वही प्रेशर जो है वो उसी प्रेशर से हड्डी घुल जाती है। तो हड्डी घुल जाती है तो ढीले हो जाते हैं। बट ये देखना है कि ढीले होना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो अनयूजुअली ढीले हैं तो उसको हम रीलाइन कर सकते हैं, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे डेंचर एडेसिव्स आ गए हैं जो पेशेंट एडेसिव यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन, अगर क्या आपकी इश्यू है, उसको उसका क्या निदान है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो एक डॉक्टर देख के ही उसका आंकलन कर सकता है कि इसको क्या करना। बिल्कुल। डॉक्टर शंकर अय्यर से वी वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन. Doctor sir, what are the common complaints with the dentures you face in your practice? It's a very good question because people think dentures are an inferior option. First, the question is, ask yourself, why are the patients wearing a denture? They got there because of their health issue. So every denture patient should be looked after in terms of a complete medical profile. If they have lost all their teeth, there must be a reason why they lost their teeth. Maybe there's diabetes, they were smokers, there were some kind of uncontrolled diseases. So they really need to be taking a medical test, blood test, and see why is the saliva not being produced. There are so many underlying reasons that denture patients are going through. So dentists will examine you and probably refer you to a proper medical checkup so that we can get to know the causes for the patient to have a denture. So just because you get an implant doesn't mean you're going to be avoiding all the problems associated with the denture. So the common complaints are ill-fitting, the bone resorbs, it becomes loose, then they don't really have any stability, denture soreness, and so on. So all of these are some of the common complaints that we see with denture wearers, and people think that dentures are also forever. Dentures need to be replaced every 4 to 5 years, and they have to really maintain their bone levels and then care of them just like they would care of their natural teeth. Doctor, our time is about to finish, so I have one more question, and please answer your message also in that question. Doctor, can implants get caries? जो उसमें भी क्या कीड़ा लग सकता है? और please add your message for the public at large. So the concept of caries is generally unique to natural teeth. Implants don't have caries, but implants can have periodontal disease or peri-implantitis. So the message is there is no better substitute than your own natural teeth. So keep your teeth as long as you can, because implants is not a panacea for teeth replacements. So visit your dentist. They are there to take care of your teeth. Just like you have your vision for life, you should have your teeth for life. You will live longer, you'll be free of trouble, and you'll have a very, very good healthy life as long as you keep your own teeth. Right. वही डॉक्टर शंकर अय्यर सर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं उसका कोई सानी नहीं है। जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दांतों को बचा सकें, फिर भी ना हो तो हम एक डेंटिस्ट का रुख कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा सर, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर जैसे जो एजेड लोग होते हैं 76 प्लस, क्या उनमें भी जो डेंटल इम्प्लांट के लिए आप तो सर्जरी एडवाइस करते हैं? और इसी में अपना मैसेज भी डॉक्टर साहब ऐड कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल। आज बड़ी उम्र में भी इम्प्लांट, 90 साल की उम्र में भी इम्प्लांट लग सकता है। अच्छा। देखिए, केस सिलेक्शन सही होना चाहिए। उनको कोई एक्टिव कोई डिजीज ना हो, कोई उनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ना हो, स्मोकर ना हो, उनकी हड्डी सही हो, उनमें कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इम्प्लांट के जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो बहुत कम है, और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसको मैनेज कर सकते हैं।
अच्छी तरह प्लानिंग से। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इसमें सर्जरी डॉक्टर साहब माइनर है या मेजर सर्जरी? नहीं, ये बहुत माइनर सर्जरी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि एक एक्सट्रैक्शन जो है वो बड़ी सर्जरी है। अच्छा। इम्प्लांट लगाना बहुत ही माइनर, दांत निकालना बड़ा सर्जरी? हाँ, दांत निकालना बड़ी सर्जरी है, इम्प्लांट लगाना बहुत ही माइनर सर्जरी है। तो देखिए, ये सब हम इस झंझटबाजी से बचने के लिए सबसे बड़ा मैसेज अभी डॉक्टर शंकर अय्यर ने भी कहा कि हम अपने दांतों की देखभाल करें, अच्छे से करें, उनको हम उनकी मेंटेन करें, ब्रश करें, फ्लॉस करें। हम फ्लॉस नहीं करते इंडिया में। डेंटल फ्लॉसिंग बहुत ही अनपॉपुलर है, तो वाटर फ्लॉसिंग भी कहते हैं लोग। ये दंत धागा जो है, देखिए जब हम ब्रशिंग करते हैं तो जो दांत के बीच की जगह है, जहां खाना फंसा हुआ है, वो फंसा ही रहता है और वहीं से ही मुसूड़ों की बीमारी शुरू होती है। लेकिन डॉक्टर साहब वाटर फ्लॉस की बड़ी बात आती है, नहीं वो देखिए वाटर फ्लॉस होता है, बट वाटर फ्लॉस भी एक वन ऑफ द ऑप्शन है, बट वाटर फ्लॉस की भी लिमिटेशन है। यू नो, जो एक डेंटल फ्लॉस कर सकता है वो वाटर फ्लॉस नहीं कर सकता, है ना। वाटर फ्लॉस जैसे इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स में अगर नीचे कोई चीज फंस गई है तो हम वाटर फ्लॉस से कर सकते हैं, यू नो, ओरल इरिगेटर से कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल डेंटल फ्लॉसेस आते हैं ताकि जो इम्प्लांट के नीचे जो ब्रिजेस हैं उनको कैसे साफ किया जाए, उसमें तो ब्रश नहीं जा सकता, तो उसका भी एक तकनीक है। तो मैसेज यही है कि ब्रश, फ्लॉस, हैव अ गुड न्यूट्रिशन, विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड लुक आफ्टर। थोड़ा सा समय अगर हम अपने दांतों पे ध्यान देंगे तो एक बहुत लंबी जो इश्यूज है उससे हम बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा मैसेज हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने दिया। और हमारा दोस्तों हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में सही जानकारी प्रदान करें। इसी क्रम में हमने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपने तीनों एक्सपर्ट्स और मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आपसे विदा लेते हैं। अब मेरी पूरी टीम और मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।